एएसआई की कर रहे होंगे, पटवार की कर रहे होंगे, इनमें से किसी ना किसी की तैयारी कर रहे होंगे। और यदि सीईटी की तैयारी करें तो सबकी तैयारी कर रहे हो। क्लियर है ना यहाँ तक बात? और कोई भी वैकेंसी हो उसमें अपना जो सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, कोई भी वैकेंसी हो, अधिकतर वैकेंसियों में। और उसमें अपना जो सब्जेक्ट है वो चलता है हिंदी के नाम से। किसके नाम से चलता है? हिंदी के नाम से चलता है। ठीक है। और हिंदी की अपन बात करें, हिंदी की अपन बात करें तो हिंदी में अपना जो सिलेबस की बात करें, इसको लगाना भैया। देखो दोबारा समझो। आप राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपके सब्जेक्ट आता है हिंदी। लगभग सभी एग्जामों में आता है, चाहे वो ग्रेड की हो, एलडीसी हो, सीईटी हो, पटवार हो, रीट हो, कोई भी हो। और हिंदी जो आपके सब्जेक्ट आता है उस हिंदी सब्जेक्ट में जो संपूर्ण सिलेबस जिस पर निर्भर करता है वो आपके टॉपिक होता है वर्ण विचार। कौन सा होता है? वर्ण विचार। और जब तक अपने को वर्ण विचार समझ में नहीं आता है तो ये मानना चाहिए कि अपने को लगभग हिंदी का कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। वर्ण विचार समझ में आएगा तो हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि, वो संधि समझ में आएगी। क्योंकि जब वर्ण मिलेंगे तो ही संधि बनेगी, जब तक वर्ण आपस में नहीं मिलेंगे तब तक संधि नहीं बनेगी। तो अपन जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वर्ण के साथ। कि हिंदी में एक तो होता है वर्ण, क्या होता है? और एक होता है अक्षर, क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण तो क्या होता है और अक्षर क्या होता है किसी को पता? किसी भी कैंडिडेट को ये पता है कि वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे? बता सकता है कोई? कोई भी बता सकता है कि वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे? नहीं बता पाओगे? देखो, एक तो होती है लिखित भाषा, कौन सी होती है? और एक होती है, ठीक है, जिसका ना तो लिखित विभाजन संभव हो और ना ही मौखिक विभाजन संभव हो, वो तो क्या कहलाते हैं? वर्ण। जिसका ना तो लिखित विभाजन संभव हो और ना ही मौखिक विभाजन संभव हो, वो तो क्या कहलाएंगे? इधर देखो, अक्षर। अक्षर का लिखित विभाजन तो संभव होता है लेकिन मौखिक विभाजन संभव नहीं होता। समझ गए होंगे? एग्जाम्पल किस तरफ देखो, जैसे मैंने लिखा है कै, क्या लिखा? ये कै है और इस कै का अपन टुकड़ा करेंगे कै और ए, इस रूप में किए हैं ना भाई। जब इस कै को तोड़ेंगे अपन तो हलंत वाला कै आएगा जिसको आप अधूरा कै कहते हो, और आगे क्या है? ए। अपने को ये पता है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, और इसको तोड़ेंगे तो कौन से रूप बनेंगे? क्लियर है यहां तक? देखो सामने, इस कै को अपन तोड़े हैं हलंत वाले कै और ए के अंदर, यानी लिख करके तोड़े हैं या बोल करके? लिख करके। बताओ इसका लिखित विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही अपन ने इसका लिखित विभाजन किया है, क्या आप इसको बोल करके भी तोड़ सकते हो कि ये बोलो और ये ए नहीं बोले? तोड़ सकते हो क्या? क्या बोलो दे के पीछे ए बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा ना।
नहीं बोलेगा, क बोलोगे, पीछे ए की ध्वनि साथ जरूर आती है। तो बताओ, क का लिखित विभाजन तो हो गया, लेकिन मौखिक विभाजन, और ये शर्त किसके साथ थी? तो बताओ ये क्या है? समझ में आया यहाँ तक? अब तो पहचान जाओगे अक्षर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं। सामने देखो, ये दोनों दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? किसी बच्चे में है ऐसा कि जो इसको इसका टुकड़ा कर सके, लिख करके टुकड़ा कर दे? कर सकता है क्या? जैसे इसका टुकड़ा किए हैं वैसे इसके का टुकड़ा कर सकते हो क्या? कर सकते हो? अब ये मत कर देना हाँ सर हमारे हम कर सकते हैं, ये संभालो आप, ये कभी नहीं करते इससे। हाँ कर सकते हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं। इसका टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। इधर देखो, इसको बोल सकते हो क्या आप जो ये नहीं बोले? बोल सकते हो? नहीं बोलेगा ना, तो बोलकर तो अपन ने पहले भी देखा था, नहीं बोला। तो बताओ, जिसका ना तो लिखित विभाजन हो और ना ही, वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। क्या कहलाएंगे? तो बताओ ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। ठीक है, समझ गए यहां तक? आया दोनों समझ बातें? भाई वर्ण तो किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं? वर्ण का लिखित विभाजन भी संभव नहीं होता और साथ में मौखिक विभाजन भी संभव नहीं होता, और अक्षर का मौखिक विभाजन नहीं होता, सिर्फ लिखित विभाजन संभव। वास्तविकता यह है कि किसी का पूछ लेना कभी भी आपके कांटे चौराहे पर, अक्षर किसको कहते हैं, किसी को भी पूछ के देख लेना। इसके नाम पर केवल दो ही लाइन याद रखते हैं। पूछोगे ना आप वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं, तो दो ही लाइन याद रखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको, वास्तविकता यही है, चाहे नोट्स उठा के देख लेना। यही दो लाइन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। आपको अवगत करवा रहा हूं, बात सही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। लेकिन यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और वर्ण दूर दूर तक भी ऑप्शन में नहीं था। बताओ किसके साथ जाओगे? अक्षर के साथ। किसके साथ जाओगे? क्योंकि वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जब वर्णों का आपस में मेल होगा तो क्या बनेगा? वर्ण के बाद में किसका नंबर आता है? ध्यान रखना, वरीयता नंबर 2 किसके साथ जाओगे? कब जाओगे? जब ऑप्शन में क्या नहीं होगा। समझ गए ना? हेडिंग लगाओ वर्ण विचार और नोट करो। हेडिंग लगाओ वर्ण विचार। वर्ण लगाओ, वर्ण किसे कहते हैं, लगाओ वर्ण। लिखो, जिसका ना तो लिखित विभाजन संभव हो, जिसका ना तो लिखित विभाजन संभव हो और ना ही मौखिक विभाजन संभव हो, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। लिख लिए यहां तक? सेकंड पॉइंट लिखो स्टार डाल के, अक्षर। लिखो, जिनका लिखित विभाजन तो संभव हो, जिनका लिखित विभाजन तो संभव हो, लेकिन मौखिक विभाजन संभव ना हो। क्या कहलाते हैं? अक्षर। यहां तक लिख लिए?
इसके बाद में जो मैं समझा रखा हूँ ना इधर, ये एग्जाम्पल लिख लो ऐसे कि ऐसे, ताकि आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाए, ये पता रहना चाहिए। इसका केवल लिखित विभाजन हो रहा है, मौखिक विभाजन नहीं हो रहा, इसलिए ये कह तो क्या है, अक्षर। और इसका ना तो लिखित विभाजन कर सकते और ना ही मौखिक विभाजन कर सकते, इसलिए ये क्या है, वर्ण। लिखो दोनों को। वास्तविकता ये रहती है हिंदी की, अपन जहाँ से पढ़ के जाते हैं वहाँ से कभी पेपर में प्रश्न नहीं आता, और जहाँ से हम पढ़ के नहीं जाते वहीं से प्रश्न आता है। अभी दिखाऊंगा आपको वर्ण विचार में अपने को क्या क्या आता है। 12th पास सब है ना, अपन बीए भी सब कर रखे हैं, और अभी देखना अपने को वर्ण विचार में वर्णमाला भी पूरी याद नहीं होगी। देखना, लिख लिए यहाँ तक? देखो, अपन बात कर रहे हैं वर्ण विचार पे, इसी पे कर रहे हैं। और वर्ण विचार में हमने बात कर ली वर्ण तो किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। अब इसके बाद में एक दो जो स्टार पॉइंट लिखवा रहा हूं, जहां से सीधा प्रश्न बन सकता है, वो लिख लो। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखो वर्ण। नीचे ब्रैकेट में लिख लो वरीयता नंबर 2 अक्षर। यूपी पुलिस आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख लेना वरीयता नंबर 2 अक्षर। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखो वर्ण, और वरीयता नंबर 2 अक्षर। बता दिया मैं अक्षर क्यों है, क्योंकि वर्णों से मिलकर के क्या बनेंगे, और जब अक्षर रहेगा ही, वर्ण रहेगा ही नहीं, तो किसके साथ जाओगे, अक्षर के साथ। तीसरा लास्ट पॉइंट लिखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या होगी, मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। लिखो, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो, समझो आगे। वर्ण विचार में अपन ने वर्ण पर भी बात कर ली कि आखिरकार वर्ण होता है क्या, और आखिर अक्षर क्या होता है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी स्टार पॉइंट तो वो मैंने लिखवा दिए। अब प्रश्न कहाँ से बना लेता है, प्रश्न ये पूछता लेता है, यदि अच्छे लेवल का पेपर उठ के आता है, कभी नहीं पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबको पता है, एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे रट के जाते हैं। वो ये पूछेगा निम्न में से अक्षर है, 3 वर्ण होंगे और 1 अक्षर होगा। निम्न में से अक्षर नहीं है, समझ रहे हो ना, निम्न में से अक्षर नहीं है, 3 होंगे और 1 नहीं होगा। समझ गए, वो कहाँ से आंसर निकालोगे, जब ये पता होगा वर्ण तो किसको कहते हैं और अक्षर। अब देखो, इधर चलें, अपन बात करते हैं वर्ण से संबंधित एक शब्द आता है वर्णमाला। क्या आता है, और ये तो आप जानो या नहीं जानो, जानते हो वर्णमाला किसे कहते हैं, परिभाषा जानते हो, और वरमाला किसको कहते हैं ये सब जानते हैं, तुम्हारे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सब जानते होंगे। अरे पता है मुझे, सब जानते हो आप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है वरमाला क्या होती है। एक्सपीरियंस चाहिए तो सर हम दे सकते हैं, हो नहीं हो बता सकते हैं आपको वरमाला आखिरकार होती क्या है। देखो, ये जिसका अपने को पता है ये पेपर में कभी नहीं आती, तो इसको साफ करो। इसका अपने को पता नहीं है ना, ये पेपर में आ सकती है। तो बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं, बताओ आराम से। गलत होता है तो हो जाने दो, गलत उसी का होता है जो सीखने के लिए आता है। वर्णों की माला, और कोई बताओ।
शब्दों के समूह को और बताओ, अपने विचार व्यक्त करो। शर्माने की कोई टेंशन नहीं है, बताओ आराम से। सीखता वही है जो शर्म को बाहर छोड़ के आता है। बताओ। देखो, कुछ लोग ये कह देते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है वही वर्णमाला होती है। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, इस क्लास में ला करके मैं बहुत सारे फूल डाल दूं, हजारे के बहुत सारे भर दूं इसको, ठीक है, पूरा कमरा भरा है फलाफुल, क्या वो पुष्पमाला कहलाएगी क्या? इस कमरे में मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में ला करके कमरा आधा भरा है फलाफुल, बताओ अब ये फूल पुष्पमाला है क्या वो? तो अपन शब्दों को और इनको कैसे कह सकते हैं कि ये वर्णमाला है? ध्यान रखना, वर्णमाला कही जाती है वर्णों के क्रमिक व व्यवस्थित समूह को। किसको कहा जाता है? वर्णों के क्रमिक व व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? समझ रहे हो ना भाई? अपने पास बहुत मात्रा में पुष्प हैं, जब तक अपन एक एक पुष्प को माला के अंदर नहीं पिरोएंगे, सुई के अंदर माला नहीं बने, तब तक वो पुष्प माला कभी नहीं कहलाती। अपने पास वर्ण तो खूब हैं, जब तक उन वर्णों को अपने क्रमिक रूप से नहीं जमाएंगे, एक व्यवस्थित रूप में नहीं रखेंगे, वो कभी भी वर्णमाला नहीं कहलाते। पता लग रहा है अपना लेवल कहाँ है? दिख रहा है ना? हाँ, और दिखाता हूँ, देखो। एक इधर है वर्ण, और वर्ण के साथ चलते हैं तो दो इकाई पूछी जाती है बच्चों को। एक तो पूछे जाते हैं कुल वर्ण कितने होते हैं, क्या पूछा जाता है? और एक पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण में मूल वर्ण कितने होते हैं, बताइए। अपने विचार शेयर करो मेरे साथ। ये वास्तविकता दिखा रहा हूं मैं आपको कि पेपर कहां से आता है। इसे थोड़ी एक किताब खोल लो और पढ़ के चले जाओ। हाँ, तू तो बोले कि मुझे पता है। कुल वर्ण कितने होते हैं और मूल वर्ण कितने होते हैं? किसी को पता है कि फिर आखिरकार ये जो 8 का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है? भाई वर्ण तो मैंने बोले हैं, और बोले हैं कि कुल वर्ण तो कितने होते हैं? 52, और मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। विस्तृत तरीके से जैसे टॉपिक पे आएंगे अपन वहां पर बता दूंगा। ध्यान रखना, ये जो पहले 44 देखो, इन 44 में दो इकाइयां बटी होती है, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं। स्वर कितने होते हैं संख्या में? कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? जोड़ो दोनों को, कितने होंगे? अपने को जाना कहाँ है? यहां तक जाना है। अब जो बीच में 8 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है ना, उसमें आप बोलते हो 4 तो बोलते हो संयुक्ताक्षर, क्या बोलते हो? ठीक है। 2 बोलते हो आप उत्क्षिप्त वर्ण, डे और डे, ठीक है। और 2 होते हैं आपकी अयोगवा। ऐसे 8 और मिलेंगे तो कुल कितने होंगे? 52। क्लियर है यहां तक की बात? अब अपन जो 44 वर्णों पे बात करेंगे, उसके बाद में जो 8 हैं। प्रदीप कौन है भाई? देखो इधर, अपन बात कर रहे हैं कि जब तक अपन 44 पे चर्चा नहीं करेंगे, उससे पहले अपन 52 पर नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। अपन 44 में बात कर रहे हैं कि 11 तो क्या होते हैं और 33 क्या होते हैं, यानी अपने को बात किस पे करनी पड़ेगी? 2 प्रश्न दे रहा हूं आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक का उत्तर तो दोगे दोगे, और जो बच्चा दोनों का उत्तर देगा वास्तविकता में वो तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आपको नहीं बोलना। बताओ, हिंदी व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ।
हिंदी व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अरे बताओ, गलत सलत कुछ भी बताओ, डर क्यों रहे हो? पढ़ी तो है अपन ने। अरे वर्ण विचार तो पढ़े हैं ना, ए आई पढ़े थे ना, तो बताओ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अरे टेंशन क्यों करनी, बता रखा हूं स्वर 11 होते हैं। ये तो होता है ना, अकल में भी नकल की जरूरत पड़ती है, अपन को टीपने के लिए भी दिमाग चाहिए। स्वर कितने होते हैं? इतने सीधे बच्चे हो आप, भोले प्राणी बोले तो, है ना। इधर देखो, प्रश्न तो अब जो पूछूंगा ना वो है, जब ये कहते हैं ना कि 40% पात नंबर लाना जरूरी है, तब ऐसे प्रश्न आते हैं, फिर सीटें खाली चली जाती हैं। प्रश्न पूछ रहा हूं कि हिंदी व्याकरण में मात्राएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 10। बता सकते हो किसकी मात्रा नहीं होती? वो दीदी बोलेंगी पीछे से, क्योंकि ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। किसकी मात्रा नहीं होती? ए की मात्रा नहीं होती बेटा। देखो सामने मैं लिख रहा हूं, इधर देखो। ठीक है, ये 11 स्वर हो गए। कई बच्चे ऑप्शन आता है 13, और 13 के साथ चले जाते हैं अंग और अह, अभ्यास और करते हैं 2-4 बार एग्जाम में, और वो 13 ही बोलते हैं, कभी नहीं जाना 13 के साथ। इधर देखो, ए की तो कोई भी मात्रा, आ की होती है, ई की, ये बड़ी ई की, ये छोटे यू की, ये और ये। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप बोलोगे। मात्रा तो मैं लिख देता हूं सामने। जिसको भी आता है वो केवल ऊपर हाथ करेगा, मुझे पता है 1-2 को छोड़ करके नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं ए आ ई ऊ ऊ री, इनको क्या बोलूं मैं? कौन बता सकता है बोल करके ये क्या लिख रहे हैं? वास्तविकता दिखा रहा हूं मैं आपको। इनको क्या बोलेंगे अपन? बताओ। तू तो बेटा पढ़ ली, मेरे पास क्लास ले ली इसलिए बोल रही है। बताओ, अपने घर पे कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना हो और वो पूछ ले, चाचा या बुआ जी मेरे को ये बता, ए आई में इनको क्या बोलते हैं? और उसी स्कूल में टीचर मैं हूँ 3rd ग्रेड का। कितने मजे आएंगे अपने को घर पे। पूछ ही ले बच्चे का क्या, बुआ मुझे ये बता इनको क्या बोलते हैं। चाहे उसको आता होगा, लेकिन वो पूछेगा, क्योंकि मेरे साथ टीचर आ गए तो पूछेगा, क्या जाके पूछना। बोल सकते हो क्या लिख रहे हैं? इधर देखो सामने, आज के बाद में ए आई ओ औ, और बच्चे क्या बोलते हैं? ए ओ, कोई अंतर नहीं। ज्यादा टैलेंट दिखा देते हैं, ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ, कभी नहीं होता रे दादा। ओ ए आई ओ, समझ रहे हो ना बात? इसी के साथ चलना है, इसीलिए मैं पूछा हूं कि पता नहीं था अपने को। अब देखो स्वर कितने हुए, मात्राएं कितनी हुई, बता दिया मैंने। ये अपनी सामान्य सी बात थी। अपन व्यंजन को भी सामान्य रूप में बता देंगे। 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म या शुष्क होते हैं। कितने हुए? 25 और 4 29 और 4 33। करेंगे ना? लेकिन इससे पहले यहां तक का मैटर लिखेंगे, इसके बाद में टॉपिक लगाएंगे हेडिंग स्वर, और स्वर को बहुत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ये थोड़ी है कि साहब इसी को स्वर कहते हैं, कहानी खत्म। स्वर 11 होते हैं, कहानी खत्म। प्रश्न आता है बहुत अंदर से। पेपर आजकल लेवल के पेपर बना रहे हैं, पता हो तो सीटें खाली जा रही हैं। अभी 2nd ग्रेड में गई है साइंस मैथ में, पहले उसमें गई थी, कंप्यूटर अनुदेशक में गई थी। जहां जहां 40% लिखा हुआ आता है ना, समझ जाना तुम्हारी दशा खराब आ गई। देखो आगे की बात, स्वर में कभी नहीं पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, पूछेगा तो पूरी दुनिया करके आएगी, कभी कंपटीशन नहीं बनेगा। कंपटीशन बनेगा मात्राएं कितनी होती हैं, 10। अब जो प्रश्न बनाता है स्वर में से, वो बनाता है स्वरों का विभाजन, जो अपन पढ़ेंगे उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर। अपन पढ़ेंगे संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। अपन पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। अपन पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर।
अपन पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर और अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, तब जाकर के अपने स्वरों का विभाजन कंप्लीट होगा। ठीक है, जहां तक लिख लिए उससे आगे हेडिंग लगाओ वर्णमाला। लिखो, वर्णों के क्रमिक व व्यवस्थित समूह को वर्णों के क्रमिक व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिख लिए? नीचे हेडिंग लगा के लिखो, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जबकि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। और जो 44 लिखे हो उसके जैक्ट नीचे ब्रैकेट में लिख लो 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन। ठीक है, देखो हेडिंग लगाओ, स्वर हेडिंग लगाओ। जब क्लास आपकी पूरी होगी 2 प्रश्न देके जाऊंगा आपको, 2 प्रश्न लिखा के जाऊंगा। यदि किसी भी भाई बहन को आता है तो मेरे को यहीं बता दे, यदि नहीं आता है तो घर जाना, आपके पास जितनी भी बुक्स रखी हुई हों उनमें टटोलना और फिर कल आके फिर ज़रूर बताना। वास्तविकता दिखाई जाए तो अपन जो सोचते ना हिंदी को, वो हिंदी है नहीं। वास्तविकता में सबसे कठिन सब्जेक्ट है हिंदी और सबसे कठिन है व्याकरण, क्योंकि सामने जो दिखता है वो तो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है हिंदी के अंदर, आज ही कह रहा हूँ और अभी दिखाऊंगा। देखो ये दिख रहा है, ये तो है नहीं, और ये नहीं दिख रहा, ये है। जब लास्ट में 2 प्रश्न लिखाऊंगा। मुझे तो ये बताओ स्वर किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? स्वर किसे कहते हैं? किसी को डाउट हो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ बुक्स के बीच में मेरे डिफरेंस आ रहा हो तो मुझे बताना, आएगा तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसके अलावा मैं किसी पे बात नहीं करता। हिंदी ग्रंथ अकादमी, RBSC और NCERT 3 के अलावा चौथी तरफ देखता ही नहीं हूं मैं। बताओ स्वर किसे कहते हैं? किसी को पता नहीं स्वर किसे? अरे वो तो मुझे भी पता। किसे कहते हैं स्वर की परिभाषा? जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव हो, वो क्या कहलाते हैं? जिनको अन्य किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? जिनका विभाजन संभव न हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर केवल स्वर में जो संयुक्त स्वर आते हैं ना, अपने 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं, A I O औ, उनका होता है, लेकिन वो स्वरी स्वर का होता है। वास्तविकता में स्वर का विभाजन संभव, हाँ, ए और ए मिलकर के तो आ बनेंगे, लेकिन ये नहीं है कि व्यंजन और स्वर मिलेंगे फिर उसका विभाजन करेंगे अपन। ठीक है ना? तो देखो, कहा यदि मैं इस बात को यहाँ से जोड़ूं कि पूरी हिंदी व्याकरण का जो डॉन है ना, किंग, वो कौन है? स्वर। जानते हो ना, डॉन को किसी के सहारे की आवश्यकता
इसको किसी के सारे की आवश्यकता। और ये इतना तगड़ा डॉन है हिंदी का, इससे कोई चू चपट किया नहीं। कोई तो डंडा मारे, उसको ठोके पीटे तब टांग तोड़ता है। इतना तगड़ा डॉन है हिंदी व्याकरण का स्वर, बिना ठोक पिटाई कुछ किए ही उसकी टांग तोड़ देता है। बताया था मैं आपको। ये क्या है? ये कहता था कि अपना तो नाम ही बड़ा है, अपन व्यंजन कहलाते हैं, तू तो स्वर है, छोटा है हमारे से नाम में भी। इसने कहा अपना नाम बड़ा हो नहीं हो, अपना काम बहुत बड़ा है। कैसे कैसे? यदि मैं तेरे से अलग होऊंगा ना, तेरे हाथ भी टच नहीं करूंगा, तू लंगड़ा हो जाएगा किसी काम का। कैसे कैसे कभी इधर देख, अब तेरा निर्माण करने वाला मैं ही बैठा हूं, तो पहले लंगड़ा ही था। बोलो, है कि नहीं है किंग मेकर? ये हट जाए तो भी ये ऐसा ही रहेगा। स्वतंत्र प्राणी आदमी है, किसी की आवश्यकता नहीं है इसको। समझ गए अब? तो देखो स्वर किसे कहते हैं? तो बेटा स्वर उन्हें कहते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से क्या हो, उच्चारण संभव हो, जिनको अन्य किसी के सहारे की आवश्यकता, जिनका विभाजन करना संभव। ठीक है, तीनों लाइन देखो सामने। मैंने बताया था स्वर संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं? मात्राएं कितनी होती हैं? 10। ठीक है, एक बार हेडिंग लगाओ स्वर, और स्वर के अंदर लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, जो लिखो, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव हो। पहला पॉइंट लिखो, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव हो, जो अन्य वर्णों पर, जो अन्य वर्णों पर आश्रित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर स्वर पर ही आश्रित हो सकता है। ये ए है ना, ये व्यंजन पर कभी आश्रित नहीं होगा, ये स्वर पर ही आश्रित होगा, क्योंकि इसका निर्माण होगा ए और ई। आश्रित तो नहीं है ना व्यंजन पे, स्वर स्वर पे ही आश्रित है, अन्य किसी पे आश्रित नहीं है। यहां तक लिख लिए। एक नोट लगाओ और लिखो, नोट लगा के लिखना, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। लिखो, हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि जबकि मात्राएं 10 होती हैं। जबकि मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। देखो, ए की कोई भी मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई की, बड़ी की भी होती है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की भी होती है। री की मात्रा बताओ, ए की मात्रा होती है, आई की होती है, औ की होती है, सॉरी ओ की और औ की भी होती है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कैसे उतारो पहले, फिर चलेंगे अपन स्वरों के विभाजन पर। ये प्रश्न पेपर में कई बार आया है। अंतस्थ वर्ण होते हैं, बताओ कौन से होते हैं? बताओ अंतस्थ वर्ण कौन से इनमें? अरे बता रहे हो क्या? बताओ।
यह रहे, और बोलो अपने बार बार में, बोलेगा यह वह। कहा था ना मैं, जो दिखता है वो और जो होता है वो। वास्तविकता बता रहा हूँ हिंदी व्याकरण की। ध्यान रखना, ये होता है, ये संस्कृत में चलता है। किस में चलता है? ऐसे दिखाता रहूँगा आपको बीच बीच में, प्रश्न कहाँ से अधिक बनते हैं और कहाँ कंफ्यूज होते हैं और कहाँ गलत करते हैं अपन। और जो है ना संस्कृत वाला, वो तो आता है ऑप्शन नंबर 1 पे, और जो वास्तविक उत्तर है ना वो आता है नंबर 4 पे। अपन जाने की भी कोशिश नहीं करते वहाँ तक। अपने को तो दिखना चाहिए थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा, तुरंत आंसर लगा देते हैं हम। अब इधर देखो, इसकी बात कर ली अपन। अब हेडिंग लगाओ स्वरों का विभाजन। अब हेडिंग लगाओ स्वरों का विभाजन। और स्वरों का जो विभाजन पढ़ेंगे अपन, वो पहला पढ़ेंगे उच्चारण काल, या उच्चारण मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? या तो उच्चारण काल या उच्चारण मात्रा के। बताओ कितने भागों में बांटा गया है? यही प्रश्न आ गया, ये समझ लो आप। स्वरों को उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बस ये एक ही विभाजन पढ़ाते हैं टीचर इस कांटे चौराहे पे, तो मुझे पता है। बताओ, है किसी को पता? बताओगे कोई? देखो, इसको बांटा गया है 3 भागों में। नाम सुना होगा आपने खूब। एक तो होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? एक होता है आपके दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? और एक होता है आपके प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। समझ गए ना? अब देखो इधर, बताओ ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? बता सकते हो क्या? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब ये बताना सर ये होते हैं, पहले प्रश्न समझा करो। मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं। इस बिटिया के दिमाग में यही बात चल रही थी। बताओ। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या पड़े? सबसे कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, वही क्या कहलाते हैं? देखो, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा। क्या होता है? और छोटे को अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हिंदी की बात करें तो क्या कहेंगे? लघु। तो ध्यान रखना, ह्रस्व स्वरों को कौन से स्वर भी कहा जाता है? लघु स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी पता होना चाहिए कि संख्या में कितने होते हैं। अरे लिखा दिया ना मैंने 11 स्वर। संख्या में कितने होते हैं? 4। भाई ऐसे बड़ा तो कौन है? आ। छोटी से बड़ा कौन है? बड़ी। छोटे उसे बड़ा, और इसका कभी होता ही नहीं है। ठीक है? तो ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4। अब एक प्रश्न बहुत शानदार बनता है, उसका उत्तर देना है आपको। प्रश्न ये बनता है कि ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर किसके अनुसार कहा जाता है? बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? वास्तविकता में मैं मानूंगा कि उसकी तैयारी बहुत चरम स्तर पे चल रही है, और ये तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, ये भी नहीं है भाई अपना सिलेबस पूरा हो रहा है। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर किसके अनुसार कहा जाता है? और मैं जैसे ही लिखूंगा, मुझे ये भी पता है
तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, हाँ बताता हूँ मैं भी था, हमने बताया ही नहीं। आती है, मुझे पता है, पढ़े हुए तो आप, ये भी मुझे पता है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रही। बताओ, बताऊं? संस्कृत में एक नाम सुना होगा, छंद। और इस छंद विधान के अनुसार ऋस्व स्वरों को कौन से स्वर कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। हेडिंग लगाओ नंबर 1 लगा करके, उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर। अरे समझ में तो आ रहा है ना? सही पढ़ा रहा हूं, जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा? क्योंकि आज के अध्यापक आप ही हो, आप चेक कर रहे हो मेरे को कैसा पढ़ाता हूं, आता भी है कि नहीं आता है। तब तक इधर मैं 2 प्रश्न लिख रहा हूं, उनके आंसर देते रहो। क्योंकि अपन जो अपनी कॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर जो जगह खाली आती है, उसमें जो मैं अलग लिखूँ ना साइड में बीच बीच में प्रश्न, उनको लिखा करो। वो प्रश्न वो होते हैं कि जिस दिन छप गए ना, उस दिन अपना नंबर 40% प्लस वालों में भी नहीं आएगा। वास्तविकता बता रहा हूँ, अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। देखो एक तो मैं लिख रहा हूँ, ये तो लिखो पहले। वास्तविकता में अवगत करवा रहा हूँ मैं, प्रश्न कहाँ से आएगा। और जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा, फिर देखो ये आ गए। लिख लिए क्या? लिख लिए? चलो एक बार मुझे बताओ, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अरे बताओ, कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछ रहा, अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ, लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? तो बताओ फिर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अरे नाम नहीं पूछूं, टेंशन मत लो, ये नहीं पूछो, नाम भी बताओ। नहीं पूछूंगा, गारंटी है। वो तो मैं सिखा दूंगा तुम्हारे को एक ही लाइन के अंदर सारे नाम, जिस दिन पढ़ाऊंगा। बताओ, ध्यान रखना 6 होते हैं। हाँ मुझे बताता ना। अब बताओ ना, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? और ये प्रश्न जिस दिन आ गया ना, फिर यह मार्केट। और पहला ऑप्शन आएगा 13, दूसरा ऑप्शन आएगा 6, और जो वास्तविक उत्तर आएगा वो नंबर 4, 11। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन लिखाऊंगा ऊपर। इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपन अचानक किसी बात को देखते हैं ना, वो हमेशा अपने दिमाग में छप जाती है वैसे की वैसे। और ये से प्रश्न होते हैं जो कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम। देखो सामने, इसके बाद में अपन नंबर 2 पे जो बात करेंगे वो करेंगे, कौन सा स्वर होगा? दीर्घ स्वर। कौन सा होगा? देखो सामने, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर। ये भी पता है ऋस्व यानी क्या होता है, दीर्घ यानी क्या होता है, समझ गए? तो ये भी अपने को पता है कि परिभाषा याद करने की जरूरत। भाई ऋस्व स्वर में उच्चारण में सबसे कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ऋस्व स्वर की तुलना में 2 गुना बता दो या उससे अधिक प्राणवायु की आवश्यकता, ये बोल सकते हैं ना। अगला नियम देखो, ऋस्व को क्या कहा जाता है? छोटा। और छोटे को अपन ने क्या कह दिया? लघु। तो दीर्घ को क्या कहेंगे? और बड़े को क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? तो बताओ, दीर्घ स्वरों को क्या कहता है? गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी देखना, तुम्हारा टैलेंट सामने निकल के आ रहा है। ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी थी? बताओ दीर्घ स्वरों की संख्या। अरे इसमें क्यों सोच रहे हो? पूरे स्वर 11 हैं, जिनमें से 4 चले गए, बच गए कितने? 7। कितने बच गए?
यही तो बच गए। ये तो बच गए। टेंशन किस चीज़ की लेनी है? ऐसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं मैं, नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न, जब ऋष्व स्वर को अपन ने एकमात्रिक कहा और सबसे कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ी और दीर्घ स्वर के उच्चारण में उसकी तुलना में 2 गुना समय लगेगा या उससे ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको अपन ने एकमात्रिक कहा, तो इसको क्या कह देंगे? द्विमात्रिक। क्या कह देंगे? बताओ किसके अनुसार कहेंगे? छंद विधान के अनुसार। किसके अनुसार कहेंगे? छंद विधान के छंद विधान के अनुसार। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो, हेडिंग लगाओ दीर्घ स्वर। समझ में नहीं आए पहले पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि मैं ऐसी कोई चीज़ पढ़ा भी नहीं रहा, जो पहली बार देख रहे होंगे, फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं ना? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा? फिर हिंदी व्याकरण मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य के लिए सर आएंगे, क्योंकि अभी तो अपने पास एक ही बैच है, स्टार्ट ही किया है ना अपन ने कल से। लेकिन कल एक न्यूज़ आई है, आपने देखा है नहीं देखा? मैंने देखा है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को वित्तीय स्वीकृति सरकार की ओर से या तो मिल गई होगी या आज मिल जाएगी। अपन ये जाने कि 4 तारीख के आसपास आचार संहिता लगेगी, उससे पहले संपूर्ण शिक्षक भर्ती और जो भी भर्तियां हैं वो सारी आ जाएंगी। ये भी पता है कि जिस दिन रीट की वैकेंसी के राजस्थान में घोषणा होती है ना, तो एक बाढ़ आती है, बड़ा कुंभ का मेला लगता है वो। और अपने पास एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है जिसके नाम से भी कुंभ का मेला ही लगेगा जयपुर में। मेरे गुरुजी हैं, आदरणीय हैं MS नरूका सर, उनसे पढ़ा हुआ हूँ मैं खुद। तो जब उनका नाम साइकोलॉजी में आप भी जानते हो बहुत बड़ा है, इसलिए सर ने यही निर्णय किया है कि अंकित जी आप व्याकरण पढ़ाओ और हिंदी साहित्य के लिए भी हम अच्छा से अच्छे टीचर की व्यवस्था बच्चों को करवा के देंगे। वास्तविकता ये थी कि मेरी क्लास रहती है सुबह सुबह, इसलिए मैं यहाँ 11-12 बजे आके पहुँचता हूँ। इसलिए फिर सर ने बोला कि आप क्लास चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे बाद में ले लेना, लेकिन क्लास आप ही को लेनी है। और जिस दिन आपके वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएं, उस दिन मेरे नोट्सों से तुलना करना कि हाँ गुरुजी पेपर में कोई प्रश्न बाहर जा सकता है। वास्तविकता, क्योंकि आप पढ़ते हो एक गाइड को और पढ़ाने वाला पढ़ता है कम से कम 10 गाइड को, और वो 10 गाइडों का सार निकालता है फिर पढ़ाता है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो मैं भी किसी ना किसी की तैयारी कर रहा हूँ, कर ही रहूँगा आगे से आगे किसी की। आप मेरे को पूछते हो, मेरे को पूरे 40 दिमाग को झेलना पड़ता है। इनके दिमाग में क्या चल रही है अभी मैं बता दिया था ना, ये बताने वाली थी, ये होते हैं, लेकिन मैं पूछा ही नहीं था, वो परिभाषा पूछा था। देखो सामने, दीर्घ स्वर में लिखो, दीर्घ स्वर में लिखो बेटा, इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। जैसे मैंने बताया ऋस्व छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो दूसरा स्टार पॉइंट लगा के लिखो, दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है। लिख लिए ना? आगे लिखो, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, और जो लिख लेना सामने देख करके लिखो, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती। लिख लिए? लिख लो अगला पॉइंट, स्टार लगा के लिखना, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है।
अब जाके देख लेना, तुम्हारी जो आरबीएससी की बुक चलती है उसमें ये लाइन नहीं है, एक मात्रिक और द्विमात्रिक आरबीएससी में नहीं है लेकिन अपने हिंदी व्याकरण में नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण कहाँ से निकली है? संस्कृत से। प्रश्न ही तो पूछ रहा है वो भाई, उसी में तो स्वर ऐ रहता है, स्वर तो इसमें भी ऐ है। इतना पढ़ के चले जाओ कि एग्जामिनर जितना पूछ सकता है ना उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ के जाओ, कहाँ से प्रश्न बनाता है बनाने दो उसको, अपन वहाँ से हार के नहीं आए, ठीक है ना। आगे देखो, ये लिख लिए ना यहाँ तक। अब जो तीसरा पार्ट है उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर, वो है आपके नंबर 3 और वो है प्लुत स्वर, जिनको अपन देखें तो बोल सकते हैं लुप्त स्वर। क्या बोल सकते हैं? लुप्त स्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बताओ प्लुत जो स्वर होते हैं उनमें कितना समय लगेगा? ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगेगा, ठीक है ना। तो बताओ किसकी तुलना में अधिक समय लगेगा? ऋस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर की तुलना में क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। क्लियर है? देखो सामने, अरे बाद में लिख लेना बेटा। प्लुत स्वर को संस्कृत का कौन सा चिन्ह कहा जाता है? जो बता सकता है कि जो प्लुत स्वर होते हैं ना, इनको संस्कृत का कौन सा चिन्ह कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह कौन सा कहा जाता है? और प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उछलता हुआ। क्या होता है? और प्लुत स्वर ऐसा स्वर है, यदि आपके 2 4 5 साल पीछे जाऊं तो आपकी स्कूल लाइफ का सबसे पसंदीदा स्वर है प्लुत स्वर। अभी भी समझ में नहीं आया, अब लाइन बोलूंगा उसमें पूरी तरीके से समझ में आएगा। जब आपकी प्रेयर होती थी, आपको बोला जाता था कि आंखें तो बंद करो और मंत्रोच्चारण स्तुति शुरू करो। आपको कोई भी बोलने में मजा नहीं आता था, आपको आता था ओ करने में, बस ओम बोल देते ना। ओम तो तुम्हारे में कोई बोलता नहीं था, उसमें तो ओम नाक से ध्वनि निकलती है। अपन पूरी ताकत से बोलते थे मुंह पाड़ करके, अपनी आवाज सुनाई दे पूरी स्कूल के अंदर। वो था, जैसे मैंने लिख रहा हूं मैं ये लिख रहा हूं, ये जो चिन्ह है ना, सॉरी ये जो चिन्ह है ना, ये और ये कौन से स्वर हैं? प्लुत स्वर। कौन से हैं? प्लुत स्वर का जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी में नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? संस्कृत में। कहाँ किया जाता है? और इसका प्रयोग किया जाता है उच्चारण को बड़ा करने के लिए। इसमें केवल एक लाइन लिख लो, प्लुत का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुत का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। अगला स्टार लगा के लिख लो, प्लुत स्वर को संस्कृत का अवग्रह चिन्ह भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि प्लुत स्वर को संस्कृत का कौन सा चिन्ह कहा जाता है। फिर आप एक ही बात जानते, उत्तर नहीं आता है तो आउट ऑफ सिलेबस लगा दो याचिका, कभी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह। ठीक है यहां तक? अब देखो, ये तो हुआ उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर। कल जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, इसके अलावा ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। इनके आधार पर अपन कल पढ़ेंगे। अब देखो सामने, मैं जहाँ से आपके साथ एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। बता रहा था ना एक प्रश्न होता है, वास्तविकता में जो दिखता है उसका आंसर अपन जो सोचते हैं वो होता नहीं है।
मैं लिख रहा हूं वह अनुराग की पुस्तक है, वह पुस्तक अनुराग की है। ठीक है, वह पुस्तक अनुराग की है। ठीक है ना। अब इधर सामने देखो आप,